Assalamu alaikum to all of my students. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टाइप्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिस्क्राइब बाय द ग्रेट गॉस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गॉस लॉ। अगर आपने अभी तक वो गॉस लॉ का टॉपिक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन पुट कर दूंगा, आप जाकर देख लें। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर। सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है। देखो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन का वर्ड निकला है अप्लाई करने से। किसी चीज को अप्लाई करके क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है, उसकी वैल्यू पर फिर उस चीज को अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे कूलम लॉ हमने पढ़ा था। अब कूलम लॉ बजाते खुद कोई चीज नहीं थी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, डेरिवेशन थी बस। लेकिन हम डेली लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होगा, सूद। कूलम लॉ के एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फोटो कॉपी होती है वो कैसे होती है, इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। तो उन लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और फोटो कॉपी मशीन की इल्म के बाद हमें एहसास हुआ था, हमें इल्म हुआ था कि कूलम लॉ कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस उसकी यूजेस की बिना पर होती है कि वो आगे किन किन फील्ड में, किन किन डिपार्टमेंट में, किन किन जगह पर यूज हो रहा है। तो उसके मुताबिक उस लॉ को, उस थ्योरी को या उस रूल को या उस प्रिंसिपल को अहमियत दी जाती है, फोकियत दी जाती है। यहाँ पर भी बात यही है कि गॉस लॉ हमने बेसिकली पढ़ा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंड क्लोज सरफेस इज 1 by E नॉट टू टाइम द चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस। तो वो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ लिया, तो गॉस लॉ में पढ़ लिया था। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, पर तुम गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। तो किसी भी लॉ की एप्लीकेशन वो लॉ नहीं होता। अगर हमने किसी लॉ को दोबारा किसी जगह पर पढ़ना है तो वो उस लॉ की टाइप्स होगी, वो एप्लीकेशन नहीं होगी। एप्लीकेशन हमेशा नई चीजें निकाली जाती हैं उस लॉ में से, उस लॉ को निचोड़ कर एक नई चीज अखज की जाती है, फिर उनको हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं। जिससे हमारे पास आया था फोटो सेमीकंडक्टर आया था, सेमीकंडक्टर, फिर हमने उससे कंप्यूटर की चिपसेट बनाई, सिस्टम यूनिट बनाए, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ने सारा काम किया। तो ये किसकी टाइप्स थी, किसका एप्लीकेशन थी, सेमीकंडक्टर की। तो लेकिन हमने नई नई चीजें ड्राइव की, इसीलिए तो उनको एप्लीकेशंस कहा जाता है कि किसी एक चीज का यूज करके नई चीजें मालूम करना, नई चीजें ड्राइव करना, इसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने एक फार्मूला इसका पढ़ लिया है। वो कौन सा था, अगर मेरे पास ये चार्ज है, ये ये ऐसे पॉजिटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तब के कब है, जब हमारे पास पॉइंट चार्ज हो। एक चार्ज की वजह से एक चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। लेकिन अगर हमारे पास चार्जेस का कॉम्प्लेक्स आ जाए, मैं कहता हूं मेरे पास आ गई है शीट, ये मेरे पास शीट आ गया है, इस पर हर जगह पर ये चार्जेस हैं, ये सेपरेशन हुई है चार्जेस की। अब सेपरेशन हुई है, मेरे पास अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको हमने टेस्ट करना है। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हमने इस फॉर्मूले की मदद मालूम किया था। लेकिन इस चार्ज पर इस पूरी शीट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा। अब उसका फॉर्मूला हम ये तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो उस सूरत में है जो हमारे पास क्या हो, एक चार्ज और एक टेस्ट चार्ज हो। लेकिन जब हमारे पास चार्जेस की पूरी लंबी शीट हो, पूरी की तार हो, और उस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम्प्लेक्स होकर एक पॉइंट चार्ज पर लग रही हो, या एक बॉडी पर या एक सरफेस पर लग रही हो, तो वो कितनी होगी, आया वो किस तरह होगी, ये चीजें मालूम करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, इनको मालूम किया हमने फिर किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। तो गॉस लॉ की मदद से हमने इसको मालूम किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम मालूम करेंगे सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। अब हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आया, तुम्हारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसमें से क्या होगी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज।
इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मतलब अगर मेरा ये एक क्लिप बोर्ड है, अब सपोज करो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो खैर आज मैं बना नहीं सकता इस पूरे बोर्ड पर क्योंकि बोर्ड इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट शीट कैसे बनाऊंगा। सपोज करो ये इनफाइनाइट है और इस पर यहाँ पर चार्जेस की सेपरेशन हुई है और दरमियान में से एक सिलेंडर बाहर निकला हुआ जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो उस सिलेंडर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास करेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस सिलेंडर में से, उसको मालूम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ का। ठीक होगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं, अपने प्रीवियस कंसेप्ट से यूज करते हैं कि हमने मालूम किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, हमारे पास क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi of net is equal to 1 by epsilon naught into total charge enclosed by that surface। ये था हमारे पास प्रीवियस कंसेप्ट। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और देता चलूं, वो है हमारे पास चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम पर, किसी भी इस सरफेस पर, किसी भी वॉल्यूम पर कितना मास पड़ा हुआ है, उस मास और उस वॉल्यूम की रेशो को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो यहां पर भी किसी भी सरफेस पर, किसी भी एरिया पर, किसी भी लेंथ पर, किसी भी वॉल्यूम पर कितना चार्ज सेपरेट हुआ है, कितनी इलेक्ट्रिक चार्जेस पड़ी हुई है, कितने कितने सेपरेट हुई है, कितने ज्यादा पड़ी हुई है, उनकी रेशो को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास इज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया। ओके होगा। इसको मैं नाम देता हूं नंबर 1 का। ठीक है। यहां से हम मालूम करेंगे कि Q की वैल्यू क्या है। Q की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, सिग्मा ए। ठीक हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर देता हूं। पुटिंग Q इन 1, तो हमारे पास जो 1 है वो क्या बन जाएगी, फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सिग्मा ए। फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, नंबर 2। ये गॉस लॉ की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम इंडिविजुअल सरफेसेस मालूम करेंगे। ओके हो गया। अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसकी कितने फेसेस हैं। नंबर 1 ये एनक्लोज्ड फेज है, नंबर 2 ये एनक्लोज्ड फेज है, नंबर 3 ये एनक्लोज्ड फेज है। तो अब एरिया जो होता है वो ऑलवेज कहां होता है, सपोज करो मेरे पास ये एक फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है। इसे सिलेंडर सपोज कर लो, ठीक है, इसे सिलेंडर सपोज कर लो। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के, इस कैप की सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर भी इस पीठ की सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहां पर इस बॉडी की सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कितनी सरफेस हो गई, 3 सरफेस। अब हम तीनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिविजुअली 1 बाय 1 मालूम करेंगे और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सम करके फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहुंचेंगे। तो मालूम करते हैं फ्लक्स थ्रू 1। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फाई
इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि जो पहली सरफेस है, ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर ऐसे हैं, इधर भी ऐसे हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये मेरे पास एरिया वेक्टर है। अब ये दोनों किस डायरेक्शन में है? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। ई ए cos 0, cos 0 क्या होता है? 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू ई ए। फिर आ गया जी फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 2 किस तरफ है? ये है। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास सरफेस 2 है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, सरफेस 2 है, एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किस तरफ है? इस तरफ है। तो जो हमारे पास cos थीटा बनेगा वो क्या फिर अगेन क्या बनेगा यहाँ पर? 0। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, ई ए cos 0, cos 0 1 5 is equal to E A 5 of 2। अब फिर 3 पर आते हैं कि 3 से क्या होगा? फ्लक्स थ्रू 3। अब 3 जो हमारे पास ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस। अब ये कर्व्ड है लेकिन इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ऑलवेज किस तरफ है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस कर्व्ड है लेकिन वेक्टर परपेंडिकुलर है। जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो तुम देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ? हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हमारे पास प्लेन वेक्टर क्या है? वर्टिकल है। तो ये एंगल क्या बन रहा है? 90 का। तो एंगल क्या आ जाएगा? फाइव इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, ई ए cos 90, 5 इज इक्वल टू ई ए cos 90 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की 0। और 5 ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। 5 ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू गॉसियन सरफेस इज द सम ऑफ फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। तो यही बात लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be phi of net is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। phi 1 EA, phi 2 EA, phi 3 0, 1 plus 1 2 EA phi net। इसे मैं बंद कर देता हूं। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं यहां पर लिखता हूं बाय 2 एंड 3। मेरे पास क्या बनेगा कि सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई ए। अब मैं किसके लिए डेरिवेशन मालूम कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं एक जगह पर रखता हूं, बाकी सारी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं। ये मेरे पास बनेगा 5a ओवर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां रहेगी तो 2a नीचे आ जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the final equation of that derivation। ये इस डेरिवेशन की फाइनल इक्वेशन है जिस हमें मालूम हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो किस पर डिपेंड करती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उस चार्ज डेंसिटी पर
कितनी सेपरेशन की गई है, किस तरीके से चार्जेस डिवाइड किए गए हैं और कितने चार्जेस अमाउंट में, कितनी अबंडस में है, कितने फ्री फ्री हैं, तो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर एक डिपेंड करती है। और नंबर टू, परमिटिविटी। अगर जो हमारे पास वो शीट है, मेटल की शीट है, जिस भी शीट है, अगर उसकी परमिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास दो फार्मूलाज हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, E1 के क्यू बाय आर स्क्वायर और E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तीसरा फार्मूला। तो ये दो फार्मूले, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब मेरे पास सिर्फ पॉइंट चार्ज हो, सिर्फ पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर चार्जेस ज्यादा हो जाए, चार्जेस अबंडस में आ जाए, चार्जेस क्वालिटी में आ जाए, चार्जेस इकट्ठे होकर कलेक्शन में आ जाए, तो फिर ये वाला फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एनी मोर। फिर मुझे एक और फार्मूला ड्राइव करना पड़ा जिससे मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो अब ये हमने कहां से मालूम किया, गॉस लॉ की मदद से। इसीलिए इस फार्मूला को, इस डेरिवेशन को, इस अम्बल को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने वाकई एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।